गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सिया राजी। गाइस, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइस, आपको मैं बताने वाली हूँ कि आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस, इसके पहले के स्टैंडर्ड्स अगर आपने नहीं देखे तो गाइस क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो ना चैनल को और फिर बेल आइकन प्रेस करो सो दैट गाइस आपको सारी लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कि प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस के ऊपर डील करता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग बट एक्साइटेड हो गए क्योंकि थोड़ा डिफरेंट टाइप का स्टैंडर्ड है और गाइस मज़ेदार भी है क्योंकि इसमें अपन देखो गाइस ये बहुत जीएसटी से रिलेटेड है। मतलब जीएसटी वाली आपको खुशबू आ रही होगी इसमें से कि मैम आप गुड्स सर्विसेज सप्लाई की बात कर रहे हो, तो इज इट रिलेटेड विद जीएसटी? तो गाइस आप सही सोच रहे हैं, ये जीएसटी से इसका रिलेशन है। देखो गाइस, ये हो गया अपना सर्विस, ये हो गया अपना गुड्स। ठीक है, तो गुड्स सर्विस दोनों से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या कॉस्ट होना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे उसको असाइन करेंगे, कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे एंड डिस्क्लोजर क्या देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो अगर आप कंफ्यूज्ड है कि मैम मैं कितना चार्ज करूँ अपने प्रोविजन ऑफ सर्विस में, मैम मैं अपने गुड्स का क्या कॉस्ट रखूँ, तो गाइस आप परेशान मत हो। यहाँ पे आओ, स्टैंडर्ड आपको बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है गाइस, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड का स्कोप क्या है। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड किस किस स्कोप पे कैसे चलता है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है ना वो अप्लाई होता है सारे कॉस्ट स्टेटमेंट्स में। जो हमको बताएगा, क्या बताएगा मैम, वही जो हमेशा बताता है। कैसे आपको क्लासीफाई करना है, कैसे उसको मेजर करना है, कैसे उसको असाइन करना है, कैसे उसको प्रेजेंट करना है और कैसे उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है गाइस, तो इसी के बारे में हमेशा बताता है और आज भी वैसे ही कुछ बताने वाला है। ठीक है, तो गाइस इसमें आप देख सकते हो, आपको सबसे पहले क्या बताएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सबसे पहले हम लोग प्रोड्यूस कैसे करेंगे गुड्स को, तो उसका कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करेंगे। मतलब प्रोडक्शन तो आप करोगे, वो आपका हेडेक है, बट उसका कॉस्ट पार्ट वो कैसे डिटरमाइन करेंगे वो हम बताने वाले, हम इन सेंस कैश बताने वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन बताएगा। ठीक है, या फिर आप एक्विजिशन एक्विजिशन कर रहे हो, ठीक है, या तो फिर सप्लाई कर रहे हो, या फिर प्रोविजन हो रहा है सर्विसेज का, या तो फिर गाइस कोई ऐसी गुड्स है जिसका आपको वैल्यू नहीं पता है, तो आप क्या हो, या तो उसका ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, या तो फिर उसके उसकी जैसे प्रोडक्ट का जो भी कॉस्ट रहता है वो ले लो। आप सोचो ना गाइस, जब आप कोई सामान खरीदते हो, समझ लो कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन खरीदना है और आपको उसका वैल्यू एकदम जानने की इच्छा हो गई कि जो मतलब ये पर्टिकुलर शॉप जो हमको प्रोवाइड कर रहा है उसका उसका वैल्यू क्या वो सही है या गलत है। तो गाइस आप क्या करते हो, अमेज़न पे सर्च करके देखते हो कि कितने पे मिल रहा है, तो वो आपका ओपन मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक है, या तो फिर आप उसके जैसे 2-4 दुकान में और विज़िट करके चेक करते हो कि हाँ, ये वाला इंसान ये प्राइस सही लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। मतलब आप क्या कर रहे हो, उसकी जैसी क्वालिटी वाले, उसकी जैसे काइंड वाले सामान को जाके खोज रहे हो मार्केट में। मतलब आप उसकी जैसी चीज़ों से उसको कंपेयर कर रहे हो और फिर आप डिटरमाइन कर रहे हो कि जो आपका जो इसका वैल्यू है वो उसका रियल वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ गाइस? तो ये कैश हमको किस किस चीज़ की कॉस्ट में हेल्प करने वाला है, मेरे साथ बोलो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एक्विजिशन, सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और ऐसे गुड्स जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता, तो एज पर ओपन मार्केट वैल्यू या फिर लाइक वन क्वालिटी। क्लियर हुआ गाइस? आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अपन देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। तो गाइस अपन टोटल अमाउंट को कैसे एलोकेट करते हैं वही हमेशा एलोकेशन माना जाता है। तो गाइस आप उसको डायरेक्टली कॉस्ट ऑब्जेक्ट की तरह ले जा सकते हैं, ये तो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, एमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स को अपन, जैसे कि टेंजिबल एसेट्स कोई मशीनरी होता है तो अपन बोलते हैं ना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं इसमें, तो हमेशा याद रखना डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स में लगता है और इनटेंजिबल एसेट्स में क्या लगता है, एमोटाइजेशन। ये बात भूलना नहीं है आपको कभी भी। कभी भी इनटेंजिबल एसेट्स में एमोटाइजेशन लगता है और डेप्रिसिएशन किस में लगता है, टेंजिबल एसेट्स में। क्लियर हुआ? अब आप एपोर्शन मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो कॉस्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर गाइस आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है,
देन बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो गाइज हमेशा याद रखना। देखो तो गाइज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखो एग्जांपल की तरफ आपने यहाँ पे से अपना इनपुट डाला और फिर गाइज इसमें से आपका आउटपुट निकल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने डाला गन्ना, तो गाइज गन्ने में से आपको निकलेगा जूस और यहाँ से निकलेगा कचरा। ठीक है गाइज, तो कचरा जो रहता है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है और गन्ने का जूस जो होता है वो आपका मेन प्रोडक्ट होता है। ठीक है गाइस, तो जो बाय प्रोडक्ट रहता है वो हमेशा लो वैल्यू रहता है और वो हमेशा इंसिडेंटल रहता है, मतलब वो भूल से निकल जाता है। आप क्या कचरा निकालने के लिए गन्ने को डाले थे या जूस निकालने के लिए गन्ने को डाले थे? ठीक है, तो गाइस गन्ने का जूस निकालने के लिए ही गन्ने को डाला जाता है, वो कचरा तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो गाइस कचरा जो रहता है वो लो वैल्यू रहता है, उसका एकदम कम वैल्यू में जाता है वो। ठीक है, तो वह इंसिडेंशियल होता है मैन्युफैक्चरिंग के। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ बाय प्रोडक्ट क्या होता है? देन कॉस्ट ऑफ परचेज, जब अपन परचेज करके लाते हैं उसी खर्चे को जो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज बोलते हैं। उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अपना परचेज प्राइस ऐड होगा, अपना इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होगा और टैक्सेस ऐड होगा। हाँ, हमेशा याद रखना गाइस, टैक्सेस वही वाले ऐड होते हैं जिसकी क्रेडिट नहीं मिलती है। क्रेडिट मिलने वाले टैक्सेस नहीं लेते हैं क्योंकि उसका क्रेडिट मिल जाता है इसलिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी होगा वो सबको डाल देना, ऐड कर देना। ठीक, देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? प्रोडक्शन का कॉस्ट तो फिर जो भी मटेरियल कंज्यूम्ड हो रहा है, वेजेस लग रहा है, सैलरी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, क्वालिटी कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट को आपको ले लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, समझ गए? फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे अपना कॉस्ट ऑफ एंड प्रोप्रिएशन ऑफ सर्विसेज में और क्या आएगा गाइस? कंसिस्ट क्या क्या कंसिस्ट करता है? सेम अपन डिस्कस कर चुके, वही वही है। डिफेक्टिव बताती गाइस मैं आपको क्या होता है। डिफेक्टिव का मतलब होता है वो वाले सामान जो आपकी क्वालिटी को मीट नहीं कर पाए। समझ लो आपने सोचा था कि 5 स्टार सामान बनाना है हमको और गाइस वो 3 स्टार बना, तो वो डिफेक्टिव होगा क्योंकि गाइस वो आपका 5 स्टार को मीट नहीं कर पाया ना, दैट्स वाई। ठीक है, वो ये और किसको किसको अपने साथ इंक्लूड करता है? रीवॉक और रिजेक्ट को भी अपने साथ खींच के लाता है। इसके दो जुड़वा भाई भी होते हैं। ठीक है गाइस, ऐसा कर लो, दो दो जुड़वा भाई होते हैं, एक रिजेक्ट होता है, एक रिवॉक होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बताऊँ कि रिवर्क और रिजेक्ट क्या होता है। रिवर्क का मतलब होता है गाइस वो थ्री स्टार प्रोडक्ट था। ठीक है, आप उसको 5 स्टार करने के लिए जब डाले ना प्रोडक्शन में, तब वो जाके 5 स्टार बना, मतलब उसको 2 बार आप प्रोड्यूस की तब जाके वो 5 स्टार बना। ठीक है गाइस, तो इसको रिवर्क बोलेंगे अपन। इसमें रिपेयर, रिकंडीशनिंग, रेट्रो फिटनेस, ये सब आता है। ठीक है गाइस, बट रिजेक्ट में क्या होता है कि आप उसको वो मीट ही नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कुछ भी कर लो आप उसको, आप वो मीट कर ही नहीं सकता। मतलब वो 3 स्टार या 1 स्टार 2 स्टार जो भी था वो उतना ही रह जाएगा, भले आप 2 बार डाल दो उसको, 3 बार डाल दो, कुछ नहीं होता। उसको रिजेक्ट बोलते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, एकदम निल वैल्यू सैल्वेज वैल्यू आता है फिर उसका एकदम। क्लियर होगा गाइस? ये आपको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिकल एलोकेशन, जब अपन करते हैं कोई भी चीज़ को उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं गाइस। ये सब बहुत ईजी है तो मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। देन गाइस सपोर्ट, ये सब इट्स रियली रियली सो इजी। मैं जो थोड़ा काम की बात है वो बता रही हूँ, जैसे कि वेस्ट हो गया, स्पॉइलेज हो गया। तो वेस्ट क्या होता है गाइस? जब अपन कोई भी मटेरियल लॉस हो जाता है प्रोडक्शन के दौरान या फिर स्टोरेज के दौरान, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, बस स्पॉइलेज क्या होगा? स्पॉइलेज वो होता है जो मीट नहीं कर पाता क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जैसे कि क्वालिटी, जिस क्वालिटी का हमको चाहिए था और उसको ठीक करना भी हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं है। समझ लो 3 स्टार सामान तो निकल गया, ठीक है, बट जो 3 स्टार है उसको अगर हमको 5 स्टार बनाना है तो उसके लिए हमको 2000 रुपीज़ और खर्च करने पड़ेंगे और ये सामान ही 1000 में सेल करते हैं अपन। तो क्या बुद्धिमानी होगी कि इसको डबल डालो? समझे? कोई 3 स्टार सामान अगर बोल रहा है कि मेरे को 5 स्टार बनने के लिए 2000 खर्च करने की ज़रूरत है और बनने के बाद में 1000 में सेल हो जाऊँगा, तो आप बताओ गाइस ये क्या बुद्धिमानी की बात है कि तुम 2000 सामान बनाने में खर्चा कर दो और 1000 कमाओ उसमें से? तो दैट्स व्हाई गाइस वो इकोनॉमिकल ही नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको बोल देंगे कि स्पॉइलेज है करके। ठीक है, प्रोडक्शन के समय जब कोई सामान क्वालिटी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाता तो उसको अपन स्पॉइलेज कहते हैं। ठीक है, मतलब स्पेसिफिकेशंस में। ठीक है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो रहते हैं ना वो अपन मीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, देन गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट, एज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। मतलब कैसे मेजर करोगे? कैसे मेजर करोगे? तो कैसे करेंगे मैम? देखो, सब सारे ईच जितने भी गुड्स और सर्विसेज तो सबको अलग अलग मेजर करना है आपको। ऐसे नहीं कि मिक्सचर बना के एक साथ कर दी, अलग अलग मेजर करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप एग्रीगेट कर सकते हो इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को। मतलब अगर एग्रीगेट करोगे, टोटल करोगे, तो डायरेक्ट वाले को और इनडायरेक्ट वाले को दोनों को ऐड करके एक साथ लेना है आपको। ठीक है,
ये अपन गुड्स का पढ़ लिया इस और सर्विस का सेम पॉइंट है, दोनों को जोड़कर एक सर लेना है, एक गुड्स का हो गया एक सर्विस का होगा, एक गुड्स का हो गया एक सर्विस का होगा। ठीक। फिर जो मटेरियल कॉस्ट है गाइस, मटेरियल कॉस्ट जो रहती है वो अपने दो तीन टाइप की हो सकती है, जैसे कि इंडिजीनियस मतलब जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, इम्पोर्टेड मतलब जो बाहर होते हैं, बॉट आउट मतलब जो अपन बाहर से खरीद के लाते हैं, प्रोसेस मतलब जो अपने यहाँ प्रोसेस के बाद जो बन जाता है वो, सेल्फ मैन्युफैक्चर मतलब खुद से बनाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ को अपन अलग अलग डिफाइन करते हैं। मेरे साथ फिर से बोलो कौन कौन से टाइप डिस्कस किए अपन। इंडिया में बनने वाले, बाहर में बनने वाले, बॉट आउट, प्रोसेस, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड, 5 टाइप का पढ़ेगा इस अपन ने, ठीक है, 5 टाइप्स। तो ये 5 टाइप के मटेरियल कॉस्ट को अपन को सेपरेटली बताना है कि इंडिजीनियस ये था, इम्पोर्टेड ये था, सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड ये था, प्रोसेस ये था, बॉट आउट ये था। क्लियर हुआ? तो गाइस अपन स्क्रैप को कैसे डील करेंगे? तो गाइस स्क्रैप होता है, नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अगर नॉर्मल रहेगा ना तो आप उसको ना मटेरियल के साथ ऐड कर देना, ठीक है, मटेरियल के साथ ऐड कर देना। और जब वो सेल होगा ना गाइस तो उसको आप जो रिलाइजेबल वैल्यू आपको रिसीव होगी, मतलब जो सेल करने के बाद आपको पैसे रिसीव होंगे, उसमें से आप क्या करना, माइनस कर देना, ठीक है। उस पैसे को कॉस्ट ऑफ, मतलब देखो आप ऐसे समझो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है एक्स अमाउंट, तो उसमें से आपको माइनस करना है रियलाइजेबल चीज़ को, ठीक है। क्लियर हुआ? फिर से बताती हूँ। अगर आपका कोई भी नॉर्मल स्क्रैप हुआ है ना, तो नॉर्मल स्क्रैप को आप क्या करोगे, मटेरियल में ऐड कर देना, क्योंकि नॉर्मली सबका होता है, आपका भी हुआ, इट्स ओके, ठीक है। फिर जब आप रियलाइज करोगे जो भी पैसा आप कमाओगे उसमें से, तो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आएगी ना उसमें से आपको रियलाइजेबल अमाउंट को माइनस कर देना है। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है। अगर एबनॉर्मल रहता है ना, तो एबनॉर्मल के केस में अपन माइनस कर देते हैं उसको मटेरियल से, बिकॉज गाइज हम लोग उसको कंट्रीब्यू मतलब नहीं लेते। क्यों? मतलब ऐसे क्यों होगा मैम? सोचो गाइज, आपने कोई गलती की तो उसकी सज़ा आपको मिलनी चाहिए ना, सबको क्यों मिलेगी? अगर आप इसको नॉर्मल ही की तरह ऐड कर दोगे तो क्या होगा, सारी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। नॉर्मल अगर रहता तो सबके साथ हो रहा है तो सबका प्राइस बढ़े रहेगा, तो सब आपके सामान खरीदेंगे। बट एबनॉर्मली सिर्फ आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, उस वजह से एबनॉर्मल रीजन से कोई स्क्रैप हो गया, कोई सामान जल गया तो वो स्क्रैप हो गया, तो गाइस उसका भी अगर आप मटेरियल में उसको ऐड कर दोगे उसकी कॉस्ट को, तो गाइस फालतू में आपका ही सिर्फ और सिर्फ आपका सामान महंगा हो जाएगा। और सिर्फ आपका सामान महंगा हो जाएगा तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा, महंगे सामान को कौन खरीदता है? सेम सामान सस्ते में मिल रहा है उसको खरीद लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको मटेरियल में ऐड नहीं करते। और जब अपन इसको ना लॉस की तरह कंसीडर करते हैं, और जो उसका पैसा आता है ना उसको रियलाइजेबल वैल्यू से अपन माइनस कर देते हैं। जो स्क्रैप को सेल करोगे कुछ तो पैसा कमाओगे ना, उसको माइनस कर देना और इसको लॉस की तरह ट्रीट करना। गाइस इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे लास्ट लास्ट पे, तो अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आपको नहीं भी आ रहा तो इट्स ओके, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको आ ही जाएगा एकदम अच्छे से, ठीक है। अब गाइस कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो हमारे पार्ट में ही नहीं आती, मतलब हमारी जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, जैसे इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट हो गई गाइस, ये ना सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में जाती है, तो यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है, तो उसको यहाँ पर पार्ट नहीं लेते वो लोग, ठीक है। रॉयल्टी इनकम हो गई, तो गाइस रॉयल्टी इनकम जो रहती है वो हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है, ठीक है। और अपना एबनॉर्मल कॉस्ट ना गाइस वो हमारे पार्ट में नहीं आएगा, मैंने इसका रीज़न अभी अभी आपको समझाया। तो एबनॉर्मल को नहीं लेना, इंटरेस्ट फाइनेंस को नहीं लेना, रॉयल्टी को नहीं लेना, याद रखना, ठीक है। ये 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट एग्जाम में बना के लिखना। इसको 4 5 पॉइंट पढ़ाएगा, इस स्लाइड में हमने पूरे 5 पॉइंट पढ़े, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 पॉइंट बना के अच्छे से लिखना। क्लियर हुआ? देन गाइज आपको क्या क्या ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं, मतलब ऐसे कौन कौन सी कॉस्ट है जिसको आपको अकेले अकेले बताना है, लाइक सेपरेटली बताना है। तो गाइज सबसे पहले अपनी इम्प्लॉय कॉस्ट आएगी ना, उसको आप सेपरेटली बताओगे कि हमारी इम्प्लॉय कॉस्ट इतनी हुई है, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा इतना हुआ है, हमारी यूटिलिटीज़ इतने खर्च हुई हैं, हमारा पैकिंग में इतना खर्चा हुआ है, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने हुए, हमारे डेप्रिसिएशन इतने में, हमारे रिपेयर मेंटेनेंस इतने में। गाइस ये सारी चीज़ को रहता है, उसको अपन को ट्रीटेड सेपरेटली होता है। गाइस अगर आप स्टडी मैट लेके बैठे हैं और आप उसी से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो गाइस ना स्टडी मैट में क्या है कि ना 2-2 3-3 लाइन में एक-एक ही पॉइंट को दिया हुआ है एक टाइप के, तो मैंने क्या किया वो सारे पॉइंट को उठाकर एक साथ शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है। तो गाइस अगर आपने मेरे नोट्स परचेज नहीं किए तो इट्स ओके, आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं नोट्स परचेज करना तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड परचेज इट, ओके गाइज। मैंने आप लोग के एग्जाम ओरिएंटेड एंड सेपरेट बैच वाइज बनाया नोट्स, तो एज पर योर चॉइस यू कैन डू, ठीक है गाइज।
देन गाइस इम्पेयरमेंट लॉस अगर रहता है तो वो यहाँ पे पार्ट नहीं बनेगा। इम्पेयरमेंट लॉस जो रहते हैं ना, वो एसेट में, एसेट्स का इम्पेयरमेंट लॉस होता है, उसको अपन को पार्ट नहीं लेना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है। देन इम्प्यूटेड कॉस्ट, मतलब गाइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रहती है वो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। कोई भी गुड्स और सर्विसेज गाइस अगर आपको फ्री में मिल जाती है या फिर एकदम कम खर्चे में आपको मिल गई, कम खर्चे में मिल गई या फ्री में मिल गई, तो गाइस वो सारी चीज़ को अपन को इंक्लूड करना रहता है अपने कॉस्ट में, ठीक है। उसको आपको करना रहेगा अपनी कॉस्ट में इंक्लूड, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपको फ्री में मिली, आपको उसको इंक्लूड करना है। उसके बाद कोई भी गाइस अगर आप कोई भी सामान को रीवर्क करते हैं, मैंने आपको अभी समझाया था लेक्चर के स्टार्टिंग पे कि अगर अपन रीवर्क करते हैं तो उस पे खर्च लगता है, तो गाइस रीवर्क अगर करोगे तो खर्च तो लगेगा ही, तो उसकी कॉस्ट को आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी सब्सिडी या ग्रांट रिसीव होती है तो आपको क्या करना है, उसको डिडक्ट करना है। क्यों करोगे गाइस? क्योंकि कुछ फ़ायदे मिले ना आपको, तो उसको आपको माइनस करना चाहिए ना अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो फ़ायदे को तो माइनस करना बनता ही है। ये बेनिफिट्स हुए आपके, बेनिफिट्स है ना, तो गाइस बेनिफिट्स को आपको क्या करना है, अपने कॉस्ट में से माइनस करना है। क्लियर हुआ? कॉस्ट में से माइनस करेंगे बेनिफिट्स मतलब ग्रांट्स और सब्सिडीज को, ठीक है। देन गाइस अगर कोई हाई वैल्यू स्पेयर्स है, मतलब बहुत महंगे वाले बड़े बड़े स्पेयर्स है, तो उसको आपको रिकग्नाइज कैसे करोगे? पीपीई की तरह, जो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है ना पीपीई, उसकी तरह आपको उसको रिकग्नाइज करना है, अगर वो उसकी डेफिनेशन में फॉलो हो जाता है तो, ठीक है। और फिर डेप्रिसिएट कर लो। बट गाइस समझ लो कि वो आपका हाई वैल्यू स्पेयर्स तो है, बट आप उसको इन्वेंट्री मान के रखे हो, तो अगर आप इन्वेंट्री मान के रखे हो गाइस तो उसको आप वैसे ही रिकग्नाइज कर लो जैसे आप कंज्यूम करते जाते हो, मतलब जैसे जैसे आप उसको यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे ही आपको उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए? दो टाइप से करते हैं। पीपीई की तरह करोगे अगर, तो उसको डेप्रिसिएशन के वाइज लेते जाना, और इन्वेंट्री की तरह करोगे तो जैसे जैसे इसको कंज्यूम कर रहे हो वैसे वैसे करते जाना, ठीक है। अगर कोई भी कॉस्ट इनकर्ड होता है, ठीक है गाइस, आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब समझ लो गाइस ये अपना जॉइंट प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ से स्प्लिट ऑफ हो गया, मतलब यहाँ से आपका गन्ना जूस अलग निकल गया और कचरा अलग निकल गया। अब आप क्या सोच रहे हो कि कचरे से ना मैं तेल बनाऊंगा, मान लो ना एक बार के लिए कि कचरे से तेल बनता है, तो गाइस इसमें आपको अलग कॉस्ट लगेगी, इसको रिफाइनरीज में डालोगे तब जाकर तो तेल निकलेगा ना, तो गाइस ये आपकी जो अलग कॉस्ट लगी है, तो गाइस आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट अगर आपकी कोई भी कॉस्ट अलग लगती तो उसको अलग अलग ही लेना है आपको। मतलब ऐसे नहीं कि आप पूरे जॉइंट कॉस्ट में उसको मिला दी, यहाँ पे ही मिला दोगे, नहीं। इसको अलग हो गया तो अलग कॉस्ट अलग से लेना है आपको, ठीक है। फिर रॉयल्टी और नेट टेक्निकल नो हाउ की फीस जो रहती है, अगर आप उसको लम सम में पे कर देते हो, मतलब एक साथ ही पे कर दिए, वन टाइम पेमेंट ही कर दिए, तो गाइस उसको एमोटाइज करना है आपको, हर साल एमोटाइज करना है, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स है तो ये एमोटाइज होता है, ठीक है। जितने साल आप उसके बेनिफिट्स को ले रहे हो उतने साल में आप उसको एमोटाइज कर लोगे, ठीक है। इंटेंजिबल करके एमोटाइज होता है, और टेंजिबल होता तो डेप्रिसिएट होता है, ठीक है। उसके बाद गाइस अपन डिस्कस करते हैं, अगर ग्रांट रिकॉग्नाइज हुआ, अगर कोई ग्रांट मिलता है तो उसको रिड्यूस करते हैं कॉस्ट से, अभी डिस्कस किए थे अपन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गाइस अगर होता है या फिर कोई प्रोविजन ऑफ सर्विस होती है तो उसको हम लोग हमेशा नॉर्मल या एक्चुअल विच एवर इज हायर में लेते हैं, ठीक है, याद रखना। नॉर्मल और एक्चुअल विचएवर इज हायर में लेते हैं किसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कोई होता है, प्रोविजन ऑफ सर्विस होता है, जिसको अपन डिटरमाइन कर रहे हैं कैपेसिटी के हिसाब से, याद रखना कैपेसिटी के हिसाब से जब कर रहे हैं, तो अगर नॉर्मल है और एक्चुअल है तो उन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उसके हिसाब से अपन उसको एब्जॉर्ब करेंगे। बट अगर कोई एबनॉर्मल हो गया तो उसको अपन, मतलब अगर वो अनऑब्जॉर्ब रह गया, ठीक है, तो उसको अपन एबनॉर्मल मान लेते हैं, मतलब उसको अपन एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे तो वो एबनॉर्मल ट्रीट होता है, ठीक है। फाइन्स पेनल्टी का इस पार्ट नहीं बनता, मैंने आपको पहले भी कई बार समझाया है। फॉरेक्स का कोई भी चेंजेस आता है वो भी पार्ट नहीं बनता, ये भी मैंने आपको पहले भी समझाया है। कोई भी आपको मटेरियल क्वांटिफाई चीज़ें अगर लगती है तो आपको उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। और गाइस उसको अगर वो कोई खर्चा है, क्रेडिट है, अगर कोई रिकवरीज है, मतलब आपको कोई पैसे मिल गए हैं, कोई क्रेडिट मिला है और वो मटेरियल और क्वांटिफाई है, मतलब आप उसको ऐसा लगता है कि हाँ किसी का डिसीजन चेंज हो सकता है या तो आप उसको मेजर कर सकते हो, तो उसको आपको कॉस्ट में से माइनस करना पड़ता है, ठीक है।
और कोई भी वर्क इन प्रोसेस है, मतलब कोई भी काम चल रहा था, प्रोग्रेस में काम है, तो गाइस वो जैसे-जैसे कंप्लीट होते जाता है वैसे-वैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, उसको वैसे मेज़र करते हैं, हर स्टेज के बाद मेज़र करते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जब अपन की बिल्डिंग बनती है, तो गाइस जैसे-जैसे बिल्डिंग बनती जाती है, वो वर्क इन प्रोग्रेस था ना, तो उसको वैसे-वैसे हर स्टेज में अपन को क्या करना रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस को अपन को मेज़र करना रहता है। आई होप गाइस आपको मेज़रमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। तो गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं कि असाइनमेंट कैसे करते हैं कॉस्ट स्टेटमेंट का। तो गाइस जब भी कॉस्ट स्टेटमेंट अपन प्रिपेयर करते हैं ना गाइस, तो उसको एप्लीकेबल फॉर्मेट के हिसाब से ही अपन स्टैंडर्ड में जो एप्लीकेबल फॉर्मेट्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से ही अपन उसको असाइन करेंगे, ठीक है। जैसे अगर अपेंडिक्स 1 की बात करें तो वो हमको टैक्सेबल गुड्स के बारे में कहता है। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो वो हमको सर्विसेज के बारे में कहता है। अपेंडिक्स 3 की बात करें तो वो एक्विजिशन ऑफ गुड्स कहता है। गाइस याद रखना, एक्विजिशन ऑफ गुड्स खरीदना मतलब लेना, कोई चीज़ को एक्वायर करना, और प्रोडक्शन मतलब खुद की फैक्ट्री में बनाना। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस होता है, ठीक है। और अपेंडिक्स 4 की बात करें तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर लाइक काइंड क्वालिटी वाली वैल्यू, ठीक है गाइस। तो अपेंडिक्स 4 पे आता है वो। मेरे साथ फिर से बोलो, 1 में क्या आएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेकेंड में आएगा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, थर्ड पे आएगा अपना एक्विजिशन ऑफ गुड्स, और फोर्थ में क्या आएगा, लाइक काइंड क्वालिटी, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे असाइन करते हैं अपेंडिक्स 1 2 3 4 में। एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आ सकते हैं इसकी 1 में क्या है, तो आपको याद कर लेना चाहिए ये चीज़। तो देन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप कंपनीज एक्ट में कवर्ड है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में आप कवर्ड हो अगर, तो कवर्ड अगर हो तो उस केस पे आपको जो भी आपका कंप्लायंस हो रहा है कंपनीज एक्ट के अंदर वो करना पड़ेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड्स वगैरह करना पड़ेगा, रूल्स एप्लीकेबल जो भी हो रहे हैं वो अप्लाई करो, कैश अप्लाई करो, गैप के प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, ठीक है गाइज। बट अगर आप कवर्ड नहीं हो, कंपनीज एक्ट में कवर्ड नहीं हो, तो गाइज जो भी रूल्स और अदर एंटिटीज रहेंगे वो लोग प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे और प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कॉस्ट स्टेटमेंट्स एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है, कंप्लाई करेंगे उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और गैप के हिसाब से। क्लियर हुआ गाइस आपको? इसमें अपने कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्योंकि वो कवर्ड है, यहाँ ये लोग कवर्ड नहीं है, ठीक है। याद रखना, वो लोग कवर्ड थे, इन लोग कवर्ड नहीं है। क्लियर? देन गाइज नेक्स्ट है कि उनको क्या करना है, सर्टिफाई करवाना है। किनको, जो लोग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं उनको एक सीएमए जैसे आप और मैं बनने वाले हैं, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, हम लोग से उनको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। देन अगर वो लोग सेक्शन 31 ऑफ कंपनी CGST एक्ट में आता है, ठीक है। जब वो लोग कंपनीज CGST एक्ट के सेक्शन 31 में आते हैं ना, तब उनको सर्टिफाई करवाना पड़ता है। क्लियर हुआ? और अगर वो पॉसिबल नहीं है कि उनका गुड्स का अपन को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तो उस केस में अगर नहीं पता चल पा रहा है तो गाइस आप एस्टिमेटेड बेसिस पे, बजटरी बेसिस पे या स्टैंडर्ड कॉस्ट के हिसाब से अपना स्टेटमेंट्स बनाओगे। प्रोविजनली अपन उसको सर्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? प्रोविजनली सर्टिफाई करेंगे, ठीक है। और कोई भी वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है, वेरिएशन आता है, तो गाइस वो वेरिएशन जो रहेगा उसको अपन को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के हिसाब से बताना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएशन को डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के हिसाब से बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? देन गाइस अपन को स्टेटमेंट किस कब कब बनाना है, कैसे कैसे प्रेजेंट करना है, ये डिस्कस कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो प्रेजेंट अपन पीरियोडिकली कैसे करेंगे, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन, गाइस अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तो आपको अगर आपका टर्नओवर एक्सीड ही नहीं करता, मतलब आप टर्नओवर के अंदर हो, आपका टर्नओवर कम है, तो गाइस आपको 6 मंथली करना है। बट गाइस अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है, फिर से कह रही हूँ मैं, अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपका टर्नओवर ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, तो आप 6 मंथ का बनाओगे। और अगर आप रजिस्टर्ड हो और आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है तो आप क्वार्टरली बनाओगे, ठीक है, क्वार्टरली। क्लियर हुआ? गाइस सबको सर्टिफाई करवाना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर। जैसे ही ईयर कंप्लीट होगा तो फिर आप एक एनुअल रिपोर्ट को आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट करवाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? फिर से बता देती हूँ मैं, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता है तो आपको 6 मंथ करना है। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपका टर्नओवर एक्सीड करता है तो आप क्वार्टरली करोगे। अगर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद है तो आपको एनुअली करना पड़ेगा,
ठीक है। आपको मैनेजमेंट से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा अगर और साइन करवाना पड़ेगा केएमपी से अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो या प्रोप्राइटरशिप में हो तो। क्लियर हुआ? जो स्टेटमेंट रहेगा ना वो सर्टिफाई कौन करेगा, तो कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो रहेगा ना वही उसको सर्टिफाई करेगा और उसके ऊपर ना क्वालिफिकेशंस देगा अगर कुछ ज़रूरत रहेगा तो। देन गाइस हम लोग डिस्क्लोजर डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्लोजर मतलब हमको ये सारी बातें बतानी चाहिए, ठीक है। तो गाइस हमेशा की तरह ये पॉइंट्स कॉमन है कि वो जो अमाउंट रहेगा वो क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मतलब अपन उसको क्वांटिफाई कर सके, वो मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, और वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है। ये 3 वर्ड गाइस याद कर लो, सब जगह आएगा, ठीक है। उसका ओपनिंग, क्लोजिंग और डब्ल्यूआईपी अपन को बताना है उस अमाउंट का। क्लियर हुआ? मतलब ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में क्या था, आखिरी में क्या था, एंड वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ, ठीक है। उसके अलावा गाइस अगर आपको लगता है कि कुछ भी ऐसी मटेरियल फैक्ट्स है जो कि आपको नहीं पता है बट पता होनी चाहिए, तो फिर आप वो सब बताओगे। एंड एट द एंड लास्ट में आपको क्या करना रहेगा, कोई भी चेंजेस आ रहा है प्रिंसिपल में जो मटेरियल इफेक्ट रखता होगा वो आपको बताना है, ठीक है। ऐसी कोई भी प्रिंसिपल में चेंजेस जो कि मटेरियल इफेक्ट रखते होंगे वो आपको बताना है। तो गाइज़ इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज़।